हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से आप लोग अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। उसी रिवीजन को और बूस्ट करने के लिए और आपके अप्रैल अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल तक के मार्क्स को सिक्योर करने के लिए मैं आपके साथ एक सीरीज लॉन्च किया था, जिसका आज 4th लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम लोग 2025 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर हुए थे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको स्किप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल रिवाइज अच्छे से करके जाना चाहिए। मैं आपको गारंटी वादा कर सकता हूं, अगर ये जो सीरीज चल रहा है अगर इसको आप कायदे से फॉलो कर रहे हो तो आपको केमिस्ट्री में 0 लेवल पर हो तो भी आप आसानी से 90 प्लस मिनिमम कह रहा हूं 0 लेवल पर हो वहां से, और जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो बहुत अच्छा 99 परसेंटाइल तक अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या लाने हैं आपके सामने, जो लाया हूं वो केमिस्ट्री जेईई मेन 2025 का सेकंड शिफ्ट 23 जनवरी का पेपर है। उसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था मुन्ना? सबसे पहला क्वेश्चन था गिवन बिलो द एटॉमिक नंबर ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट है? तुम बोलोगे अरे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये एलिमेंट है। इसके नीचे एक और एलिमेंट है, हालांकि रेडियो एक्टिव है तो उसको हम देखते नहीं है। तो कह रहा था द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विथ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता होगा मेल्टिंग पॉइंट हमसे पूछ रहा है, एमपी पूछ रहा है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की डाटा में बताऊं तो ये जो डाटा बताया हूं ये एनसीईआरटी का डाटा, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ग्रुप 14 एलिमेंट, ये क्या है मुन्ना? ग्रुप 14 एलिमेंट का जो ये मेल्टिंग पॉइंट लिखा हूं ये एनसीईआरटी का डाटा मैं आपके सामने प्रकट किया हूं। ये आपको वैसे डाटा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानने की जरूरत है तो कितना डाटा होता है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मुन्ना? आपको पता होगा सर, पहले तो बढ़ता है लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज होता है। ये ऑर्डर आप एनसीईआरटी में रट के रखे रहते हो सारे बच्चे। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, ये ऑर्डर आपको पता होता है। तो उसके हिसाब से लिस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, एसएन का आ जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछ रहा था सर एटॉमिक नंबर बता दो। अब एटॉमिक नंबर के लिए हमको क्या आना चाहिए? मैजिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए क्या आना चाहिए? मैजिक नंबर। सर ये मैजिक नंबर क्या होता है? मैं पूछता हूं, एक बात बताओ मुन्ना, अगर तुम कभी भी पीरियोडिक टेबल कायदे से पढ़े होगे, मैं आपको बोला ना पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग करके जाओगे ना सारे क्वेश्चन बन जाएगा। इसका बेसिक मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डेंसिटी, ये ऑर्डर आप पी ब्लॉक का देख लोगे, वो भी एक मैं आपको नोट्स दिया हूं, उसी नोट से आपको सारा मिल जाएगा। अब देखो सर मैजिक नंबर, पहले में 2 एलिमेंट, तो मैजिक नंबर क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड सो ऑन। ये मैजिक नंबर होता है कैसे? ग्रुप वाइज। अरे यार ये पहला ग्रुप से जब अगला पहला पीरियड से जब दूसरे पीरियड में आओगे तो 2 एलिमेंट ऐड करोगे, दूसरे से तीसरे में आओगे तो 2 एलिमेंट ऐड करोगे। अब देखो इसका कितना है सर? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पर पहले आया 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, 32 ऐड करते चले जाओ। नीचे ऐड करोगे एटॉमिक नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? ध्यान से समझो। कार्बन का कितना होता है? 6, और 6 में 8 जोड़ दो 14। अरे नहीं समझ में आया? अरे मुन्ना नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको और बेहतर तरीका से झलक उठे। मैंने कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तुमने बोला बहुत सही। सर इसमें 8 जोड़ो सर, कितना हो जाएगा सर? 14। अरे नहीं समझ में आया? अब देखो 8 जोड़ के अब कितना जोड़ोगे? 18। तो 14 में 18 जोड़ो कितना हो गया? ये हो गया 12 और 1 3 2, तो इतना इसका कितना आ गया? जर्मेनियम का 32। 32 में फिर से 18 जोड़ो कितना आ गया मुन्ना? ये हो गया 0 और ये हो गया 50। इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 50। अगर 50 में फिर से हम 32 जोड़ते तो कितना आ जाता? 82। तो आपको ये सारे एटॉमिक नंबर पता चल गया। क्या पता चल गया? एटॉमिक नंबर। अब किसका लोएस्ट होता है? मैंने आपको बताया 18 का, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 50 विल बी द आवर राइट करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, पहले तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सारे ग्रुप के एलिमेंट का पता होना चाहिए। मैंने नोट्स दे रखा है, हालांकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, आप चाहते हो ऑर्गेनिक का एक सेशन लिया जाए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिया जाए, तो वो मैं लेके आ जाऊंगा। कमेंट में मेरे को बताइएगा ऑल इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन। आप अगर ये चाहते हो एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि इनऑर्गेनिक में सर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है सर, ये मेरे को सर एक सेशन में सर 2 से 3 घंटे में बता दो। मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करके आऊंगा, लेक्चर नोट्स तैयार करूंगा, फिर आपको बता दूंगा। कमेंट में आप लिख के जाना अगर आप ये चाहते हो। तो कमेंट में अगर मुझे
50 लाइक पड़ेगा, ऐसे कमेंट्स 50 प्लस पड़ेंगे तो मैं आपको जरूर लास्ट में लेके आऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। आप पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या ही लेके आऊंगा, आप पढ़ोगे, आपको चाहिए कि सर इनऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन मुझे बन जाए, आप कमेंट में लिख देना ये कमेंट, मैं आपके इंतजार करूंगा, 50 प्लस कमेंट्स आएंगे, देन डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो जिसमें पूरे इनऑर्गेनिक के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सेप्शन है सारे कवर होंगे और क्वेश्चन वहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, क्या बात है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड बाय 10 mm ऑफ Hg। सही बात है, जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हो तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अरे जो मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा था उसको रोकेगा ना, सॉल्यूट पार्टिकल उसको रोकेगा तो वेपर प्रेशर तो कम होगा, बिल्कुल सही बात है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अच्छा सर ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मुन्ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्यार से लोग RLVP भी बोलते हैं। क्या होता है ध्यान से समझो, फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है सर, फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है सर, ध्यान से समझो मेरे मुन्ना। सर ओरिजिनल जो हमारा मतलब जब हमारा ओरिजिनल हमारा कौन सा पार्टिकल था, सॉल्वेंट पार्टिकल, उसका वेपर प्रेशर -PS बाय P0, ये किसका होता है, ये मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, ये मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। किस किस को ये बात पता है, किस किस को LLVP का पता, मैंने बोला ना सॉल्यूशन से आएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 LLVP, डिप्रेशन इन ब्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये करके चले जाओ, सॉल्यूशन से क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा सर ये फॉर्मूला तो सर अपने को सर मान लो पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मैं पता कर लूंगा, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा अब क्या करना है, देखो हमको व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यही जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, द वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय डिक्रीज, तो ये जो लिखा है ना मुन्ना, ये जो लिखा है P0 - PS, इसी को बोलते हैं डेल्टा P, इसी का हमको डाटा कितना दिया हुआ है 10 mm ऑफ Hg। अरे नहीं समझ में आया, अरे बिल्कुल सर P0 - P, सर ओरिजिनल वेपर प्रेशर में कितना कम हो गया, कब, जब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए, तो वही होता है कितना कम हुआ, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो इसकी डाटा हमको कितना दे रखा है 10। अब तुम पुट करोगे सर 10 डिवाइड बाय P0, अच्छा सर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या दे रखा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है सर कितना 0.2। सर यहां से कुछ नहीं करेंगे सर, अरे मुन्ना ये कैलकुलेशन भी मैं कर दूं, चलो कर देता हूं सर, 10/0.2, तो सर 10/0.2 करेंगे, ये ऊपर गया तो ये कितना आ गया 50, यानी क्या आ गया, ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना आ गया मुन्ना 50 आ गया, ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना आ गया 50 आ गया, ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितना आ गया 50। सर मतलब जब सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर स्टेट में होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा 50 mm ऑफ Hg। अरे यूनिट के लिए लड़ाई मत मेरे से करने आ जाना, mm ऑफ Hg लो लिख दिया। अच्छा सर हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20। ये वाला फॉर्मूला को एक बार फिर से लगाओ सर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना आएगा, तो डेल्टा P कितना आएगा, जब ओरिजिनल वेपर प्रेशर, अरे P0 तो सेम ही रहेगा ओरिजिनल, इक्वल टू यहां पर क्या आएगा सर, मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा सर, सॉल्यूट आएगा, तो सर यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, अरे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, सॉल्यूट का मोल नहीं पूछ रहा है, सॉल्वेंट का मोल, जब डेल्टा नॉट और इसका वैल्यू सर कितना दे रखा है सर 20 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू, यहां से आ गया सर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया मुन्ना, ये आ गया सर 2/5, यानी सर आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 0.4। किस किस को ये चमका, अरे इतना आसान है, अगर अभी भी नहीं चमक रहा है तो मैं क्या बोलूं मुन्ना, किस किस को ये चमका, अरे कुछ नहीं, मैंने यहां डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल किया, 2/5 करोगे 0.5, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था एक्स सॉल्वेंट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और आपको पता होगा एक्स सॉल्वेंट प्लस एक्स सॉल्यूट का क्या होता है फॉर्मूला, ये 1 होता है, मतलब अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसमें सारे कंपोनेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका मोल 1 आता है, तो यहां से मुन्ना एक्स सॉल्वेंट क्या आ गया, तुम बोलोगे सर 1 माइनस 0 पॉइंट, सर सॉल्यूट का मोल आपने यहां निकाला है 0.4, ये बिल आंसर बिल भी 0.6, यही हमारा प्यार से क्या आ गया, आंसर आ गया। अरे समझ में आया, बढ़िया तरीका से आया, मैंने हर एक चीज आपको कोशिश किया है डिटेल तरीका से एक्सप्लेन करने का। जब देखो कोई प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर कम होता है, क्यों कम होता है सर, क्योंकि सर जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल है वो ऊपर आ गया, तो जो हमारा लिक्विड ऊपर जा रहा था उसको रोकेगा, तो वेपर प्रेशर कम हुआ। सर ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है, यहां पर डेल्टा नॉट जो होता है, डेल्टा P क्या होता है P0 - PS, मतलब ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में कितना सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम हुआ,
इसी को बोलते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जिसका डाटा दे रखा था उसने बोला फिर से अगर डेल्टा पी की वैल्यू 20 कर दिया जाए तो पी नॉट भैया ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो वही रहेगा। तो पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन, तो ये स्टेप 1 है यहां तक, और स्टेप 2 मैंने किया। और आपको पता है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 के बराबर होगा। मैंने यहां से आंसर निकाल दिया। मस्त तरीका से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाना यार। ये जो चीज है ना ये आप लोग लिखते नहीं हो सर, ये वाला जो चीज है ना इसको बहुत कायदे से लिखो यार। ये वाला चीज की कमी लगता है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में ये वाला चीज देखो, इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम हर्ट तो रेड हर्ट तो बरसना चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इक्विलिब्रियम का प्यारा सा क्वेश्चन दो तरीका से बना सकते हो। जब जब आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, देखो कह रहा है x2y गैसेस, x2 गैसेस हाफ y2 गैसेस, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको x बोला है, ठीक है मुन्ना, विथ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp। अच्छा सर kp क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। अरे पार्शियल प्रेशर के टर्म में जब तुम निकालते हो उसको केपी बोलते हो, और कंसंट्रेशन के टर्म में जब इक्विलिब्रियम निकालते हो उसको केसी बोलते हो। केपी और केसी में रिलेशन होता है केपी इक्वल टू केसी आई टू दी पावर डेल्टा एन। अरे हाँ या ना? अच्छा ये बात तो सर समझ में आ गया। हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको कह रहा था निकालने के लिए, देखो टोटल मोल के भी निकाल, इनिशियली मानते हैं, इनिशियली क्या होगा देखो, इनिशियली अगर मैं तुम्हें मोल में बताऊं, मोल में नहीं निकाल के हम सीधे प्रेशर में खेलते हैं। यहां पर प्रेशर टोटल पी होगा, इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा। बट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा मुन्ना, यहां पर पी माइनस क्या होगा मुन्ना, पी एक्स। अरे नहीं समझ में आया, 1 माइनस एक्स, तो इसका कितना बनेगा, इसका पी एक्स। इसका कितना बना होगा, इसका पी एक्स बाई 2 बना होगा। क्या ये बातें समझ में आया? मैंने मोल से भी खेल सकते हो, इसका 1 मोल, इसका 0 मोल, इसका 0 मोल, कटने के बाद 1 माइनस एक्स मोल, इसका मतलब एक्स मोल, इसका एक्स बाई 2 मोल, फिर टोटल मोल निकाल के पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल मतलब मोल फ्रैक्शन बाय टोटल, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इस, उससे भी निकाल सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट करके बताना चाह रहा हूं। अब देखो हमको केपी क्या है, अब हमको क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है कि x टू बी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत डाटा स्मॉल है तो p से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डाटा कम हो जाएगा, मतलब इसको हम p के बराबर लिख सकते हैं। अरे यार एक छोटा नंबर है 0.001, उसमें तुम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर को भी छोटा नंबर कर देगा, समझ रहे हो? तो कोई लार्ज डाटा में छोटा मेन्यू माइनस कर रहे हैं तो इसको p के बराबर लिख सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं मुन्ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने मन से नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? तो इसीलिए p के बराबर हो जाएगा। अब देखो kp क्या होता है, तुम बोलोगे सर केपी होता है सर क्या, सर x2 का सर क्या, गैसियस प्रेशर। अरे मुन्ना पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, अरे हाँ या ना, ठीक है सर, इनटू इसकी पावर कितना मुन्ना 1, क्यों, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y2, इसका 1/2 डिवाइड बाय सर पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका मुन्ना, x2y। अरे नहीं समझ में आया? अरे ये फॉर्मूला तो होता है, मैंने बोला ना पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ, पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो इक्विलिब्रियम निकालते हैं उसी को केपी बोलते हैं। तो सर पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा यहां सर पी एक्स, ठीक है सर, यहां पर कितना हो जाएगा सर पी एक्स बाई 2 की पावर सर 1/2, यहां पर कितना हो जाएगा सर पी, ये किसके बराबर है सर के पी। अरे मुन्ना ये प्यारा सा इक्वेशन दे दिए, अब तो तुम बोल दो सर चिक चिक के ये आंसर कह रहा है सर, ये क्या हो जाएगा सर, सर जरा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, ये पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मुन्ना, के पी इक्वल टू, ध्यान से देखो, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3/2। अरे नहीं समझ में आया? और यहां सर p की पावर कितना सर 1/2, अरे डिवाइड सर कितना हो जाएगा सर 2 की पावर 1/2। अरे नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? अच्छा सर, सर 1/2 से दोनों तरफ सर पावर में मल्टीप्लाई कर दो, kp की पावर kp स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सर x की पावर 3 इंटू p डिवाइड बाय सर 2। समझ में आया? अरे मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया है, अरे मुन्ना इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया है, समझ में आया? अब क्या हो जाएगा सर, अभी इसको अगर आप गौर से, मैं यहां लिख दूं, मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और p इधर ले जाओ, तो ये x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा, अरे पावर 3 है ना तो इधर क्यूब रूट आ गया, 2kp स्क्वायर डिवाइड बाय p। किस किस को ये चीज चमका, किस किस को ये चीज चमका? और यहीं पर अपना आंसर दिख रहा होगा, कोई आंसर इसी फॉर्म में होगा, क्या, x³ kp स्क्वायर बाय p। एक बच्चा बोलेगा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैंने बोला कैसे करेगा, वो बोलेगा सर यहां पर इनिशियल टोटल मोल 1 था, यहां 0 0 था, 1 माइनस एक्स यहां, तो टोटल मोल निकालोगे x प्लस यहां पर x हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, यहां 1 माइनस एक्स को तुम 1 मान लोगे क्योंकि x बहुत छोटा नंबर है 1 की तुलना में, तो सर टोटल मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ऐसे भी कर लो और वैसे भी कर लो, बहुत तरीका आसान है, मैं आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, वहां से निकाल के पी टोटल प्रेशर है, तो फिर यहां से सेम, इसके बाद यही चीज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आपका आंसर सेम चीज पे, सेम कंक्लूजन पे पहुंचोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे फिर बोलता हूं, इक्विलिब्रियम का एनसीईआरटी मेरे चैनल पे जाओगे, एग्जाम्पलर
टॉप पीवाईक्यू कर लो, ये सीरीज को फॉलो कर लो, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसकी मैं आपको बार बार शुरू में कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि भरोसा है यार, काम करते हैं। ये क्वेश्चन कहां का है, देखो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन चैप्टर में आप स्टार्टिंग खोलोगे ना, सॉल्यूशन चैप्टर में आप जैसे स्टार्टिंग बुक खोलोगे तो आप देखोगे यहां पर हमको डिफरेंट डिफरेंट का ना एलओआई दे रखा है। देखो ब्रॉन्ज क्या होता है मुन्ना, जब भी ब्रॉन्ज आता है ना, जब भी आपको ब्रॉन्ज आए, मैं आपको लिखता हूं, तो ब्रॉन्ज क्या होता है, अब देखो ब्रॉन्ज में जेड है, तो ब्रॉन्ज में जेड है तो जिंक नहीं होगा, उल्टा चलता है। तो ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा, कॉपर और टिन का होता है, याद ही होना चाहिए, इसमें वैसे तो नहीं बनेगा। मैं कैसे ट्रिक करके, यहां पर ब्रॉन्ज में जेड है तो यहां पर टिन होगा, जिंक नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरा क्या है सर, उसके बाद दूसरा है ब्रास। ब्रास में मुन्ना यहां पर क्या आ जाएगा, कॉपर, और यहां पर आ जाएगा कॉपर और टिन। क्यों जिंक, क्योंकि सर यहां पर जेड नहीं है, ठीक है, ये दो आ गए। उसके बाद यूके, हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है यूके सिल्वर क्वाइन, मतलब यूके में जो सिल्वर क्वाइन होता है, रुपया जो होता है, वो किस किस चीज से मिला होता है। और लास्ट वाला क्या है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाँ या ना। ये चार हमारा मतलब एलओआई दिए थे, और ये चारों आपको कहां मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चैप्टर के पहले पेज में। मैं अपने नोट्स में लिख के रखा हूं, अगर आप नोट्स जो जो बच्चा मेरा पढ़ा होगा उसको पता होगा। यूके में सिल्वर कॉइन जो होता है, अब वो क्या क्या चीज का बना होता है, उसके अलावा अब देख लो ऑप्शन यार, आंसर ही मैच कर लेते हैं ना। वैसे देखो ब्रॉन्ज का क्या है, ये हो जाएगा कॉपर, A का 4, ये और ये तो हट गया। बी का देख लो, ब्रॉन्ज इसका हो गया कॉपर और जिंक, B का 3, तो आंसर तो अपने को ये पता चल गया। वैसे क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, लिख लेते हैं, यहाँ पर होता है मुन्ना कॉपर और प्लस निकेल, और इसमें क्या होता है मुन्ना, आयरन, बहुत सारी चीज होता है यार। स्टेनलेस स्टील में बहुत सारी चीज होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है जंग से बचने के लिए, निकेल होता है और कार्बन होता है। ये जो चीज है आपको स्टेनलेस स्टील रिपीट हो सकता है सॉल्यूशन केमिस्ट्री में। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जैसे जाओगे वहां पर पहले ही पेज में आपको मिलेगा, एलओआई बनाता है, इसको बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, देखो ना यार, सॉलिड में सॉलिड को ऐड कर रहा होता है, इसको सॉलिड सॉल्यूशन का ये सब एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए। बन गया होगा इजी क्वेश्चन, याद वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या है, मैं आपको बोला ना, अरे ये भी क्वेश्चन मेरे नोट का है, डिट्टो। अब मैं आपको एक प्रूफ दिखा के आया हूं, बच्चा बोलेगा कि सर अरे हवा में बातें कर, तो ए प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी का अंडर स्क्वायर है, ऑफ एक्स रेज इमिटेड एज एटॉमिक मास इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखो कह रहा है अंडर रूट म्यू, ये मेरा नोट्स है, ये क्या है, नोट्स है, किसका नोट है, पीरियोडिक टेबल का। किसका नोट्स है मुन्ना, पीरियोडिक टेबल का। जो भी बच्चे मेरा नोट जनवरी में मेरे से मेंटोरशिप लिए थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि अब मेरा मेंटोरशिप लो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब आप इस नोट्स को अगर पढ़ने का ताकत रखते हो तो ले सकते हो, 12-12 15-15 घंटा अगर मेहनत करने की शक्ति रखते हो तो ले सकते हो मेंटोरशिप अभी भी। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो मैंने बच्चों को दिया था, अब क्वेश्चन देखना, प्लॉट ऑफ अंडर रूट म्यू, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कह रहा है एटॉमिक मास। एक्स एक्सिस पे क्या है मुन्ना, जेड, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो ये कह रहा है एटॉमिक मास नहीं मुन्ना, अगर ये एटॉमिक नंबर लिखा होता तो स्ट्रेट लाइन आता, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत आ गया मेरे नोट्स का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, अ प्लॉट ऑफ वी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस, अगर हमारा एटॉमिक नंबर का ग्राफ हो तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये एटॉमिक नंबर है, इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, जिगजैग आ रहा है, ना कि हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एनसीईआरटी आप पढ़ के जाओगे तो ये चीज मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगा। तो जो चीजें ऐड वाला चीज है ना, मेरे नोट्स का पता है खास पॉइंट क्या है, मैं आपको फ्री में दिया हूं, टेलीग्राम पे जाके देखो। मेंटोरशिप में क्या होता है, कुछ और चीजें प्रोवाइड करा देता हूं जो आपको हेल्प करता है, 1-to-1 गाइड कर देता हूं, बाकी कोई चीज नहीं है। मैंने नोट्स पूरे टेलीग्राम पे डाला हुआ, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं अगर ये एनसीईआरटी में ये दिया है, मुझे पता था कि ये चीजें आ सकता है अगर आएगा तो, क्योंकि मैथमेटिक्स के बच्चे हो, वो ग्राफ के साथ आपके साथ खेल सकता है। लो ना, मैंने दे दिया ना, दोनों आंसर क्या है भैया, इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया, नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी में ये दिया है, ये नहीं दिया है, बट आपको नोट्स में दिया हूं तो बन गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, आप एनसीईआरटी में फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बच्चा करके गया होगा, डिट्टो इस क्वेश्चन को करके आया होगा। डिट्टो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन करके आया होगा, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये किसके बराबर होता है मुन्ना, ये होता है डेल्टा जी के बराबर। ये किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर। अरे किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर। किसके बराबर होता है, डेल्टा जी। मतलब सर अगर हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है मुन्ना, रिएक्शन को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो हमको क्या होना चाहिए, डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये हमें कहानी बेसिक पता होता है, डेल्टा जी अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ या ना, बिल्कुल सर। इक्विलिब्रियम में आप पढ़ के रख, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ के रखोगे, लास्ट थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी में लास्ट में जाओगे, डिट्टो टेबल बना हुआ है और एग्जांपलर में क्वेश्चन आया हो, मैं करवा के रखा हूं। चलो ये नहीं आओ,
अब देखो कह रहा है कि ध्यान से रखना, हमको इनकरेक्ट पूछ रहा था। बहुत सारे बच्चे इसमें पता है गलती क्या किए थे, वो पेपर तो दे के आए थे, बट वो इनकरेक्ट नहीं करेक्ट मार के आ गया और उसका +4 के बदले -1 मिला था। +4 के बदले -1 मिला था। क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो, ध्यान से समझना, मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा जी होता है। अब देखो ऑप्शन 1 को हम देख रहे हैं, इसको क्या बना रहे मुन्ना, पॉजिटिव, ठीक है मुन्ना, माइनस टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इनटू डेल्टा एस को क्या रख रहे हो, माइनस। तो क्या ये माइनस होगा, अब तू सोच, अब मेरे भाई तू सोच, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव में से अब डिपेंड करता है कितना, टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर लिया है, टेम्परेचर कोई भी, डेल्टा एस क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव माइनस निगेटिव ये तो पॉजिटिव है, और ये दोनों मिलके भी क्या हो जाएगा, अरे निगेटिव माइनस निगेटिव ये भी पॉजिटिव। तुम समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे यार ये निगेटिव निगेटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर ओवरऑल, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएगा सर पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा मुन्ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने पर डेल्टा जी इस केस में तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अरे बेसिक मैथमेटिक्स एक बार फिर से समझ लो, मैंने बोला इधर ध्यान देखो, इधर 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 कैमरे की तरफ नजर होना चाहिए। डेल्टा एस सर पॉजिटिव, सर टेम्परेचर पॉजिटिव, सर एस निगेटिव, तो सर निगेटिव और पॉजिटिव ये निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ये पॉजिटिव बना लेगा। अरे नहीं समझ में आया, तो सर पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो सर डेल्टा जी तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहला ऑप्शन सही लिखा है, ये इनकरेक्ट नहीं है। हमसे पूछ रहा था इनकरेक्ट कौन है, तो ये पहला सही है। दूसरा देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं मुन्ना, डेल्टा एच पॉजिटिव लिया, ठीक है मुन्ना, अब यहां पर माइनस है, टेम्परेचर हमेशा सर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लो चाहे हाई लो लेने पर टेम्परेचर की कम पॉजिटिव वैल्यू, हाई टेम्परेचर लेने पर टेम्परेचर की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू, बस इतना समझ में आना चाहिए। अच्छा सर एस क्या है, सर एस हमारा यहां पर पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में से यहां पर क्या है, लो टेम्परेचर, लो मतलब छोटा वाला वैल्यू, पॉजिटिव लार्ज पॉजिटिव, यहां पर मेरी बात को समझो, लार्ज पॉजिटिव माइनस स्मॉल पॉजिटिव, अरे लार्ज पॉजिटिव मतलब ऐसे समझो 10 - 2 तो क्या आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अरे यार सर क्यों तुम छोटा पॉजिटिव लिख रहे हो, क्योंकि लो टेम्परेचर है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, अरे बोलो ना, हाँ मैंने बोला टेम्परेचर लार्ज पॉजिटिव, और यहां पर डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, टी और डेल्टा एस का मल्टीप्लाई छोटा पॉजिटिव, तो मतलब ओवरऑल इधर डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। आंसर क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस, ये वाला क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। समझ में आया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन को देखो, अरे जादू है, इधर तो देखो, तीसरा ऑप्शन को देखो मुन्ना ध्यान से, कह रहा है डेल्टा एच क्या आएगा, निगेटिव, बहुत अच्छी बात है, यहां पर निगेटिव, और क्या है सर डेल्टा एस क्या है, टेम्परेचर तो पॉजिटिव होगा, हाई है लो है, ठीक है, और यहां पर डेल्टा एस क्या है सर, निगेटिव आएगा। अच्छा अब देखो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर, निगेटिव, निगेटिव माइनस निगेटिव, तो ये ओवरऑल कितना हो गया सर, ये पॉजिटिव, तो सर निगेटिव प्लस पॉजिटिव, अरे यार निगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, डेल्टा एच। अब गौर से देखो लो टेम्परेचर, मतलब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये छोटा वाला पार्ट, और ये निगेटिव लार्ज वाला पार्ट, तो लार्ज निगेटिव माइनस लेस पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया, डेल्टा जी क्या आ गया मुन्ना इस क्वेश्चन में, डेल्टा जी आ गया निगेटिव सर। तो डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, कह रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी हमारा गलत है। अरे ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये बट ये गलत है। समझ में आया, डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन चेक करोगे तो मतलब आप देखोगे गौर से बी और डी वाला आंसर ही सही आ रहा होगा। अरे यार ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव प्लस निगेटिव माइनस करोगे, ये वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो निगेटिव, और ये वाला वैल्यू निगेटिव, तो ओवरऑल हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस दिया हुआ है, तो यानी बी और डी वाला गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। बेसिकली मैं फिर कह रहा हूं आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस ये नॉलेज आना चाहिए भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं। समझ में आया, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बन गया होगा आपसे। क्या रहा है, पीएच ऑफ द वाटर इज 7, क्या बात है सर, पीएच हमको कितना दे रखा है सर 7, और पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, हाँ सर, तो सर ये फॉर्मूला तो हमको पता है। अच्छा सर, सर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वाटर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस इट्स पीएच विल बी, अगर वाटर को तुम 80 डिग्री सेल्सियस तक तुम हीट करोगे तो पीएच में क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ मुन्ना, वाटर का डिसोसिएशन, अगर मैं तुमसे पूछूं H2O का डिसोसिएशन H प्लस और OH में होता है, ये किस तरह का रिएक्शन होता है, तुम बोलोगे सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये किस तरह का रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी डेल्टा H क्या होता है मुन्ना, निगेटिव होता है। अच्छा सर ये बात आपको पता है सर, मतलब सर अगर सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर KW का वैल्यू क्या होगा सर, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर KW का वैल्यू करे, और KW क्या होता है मुन्ना, सर KW होता है सर H प्लस का कंसंट्रेशन और सर OH माइनस का कंसंट्रेशन। अरे हाँ या ना,
ये होता है फॉर्मूला। अच्छा सर KW बढ़ाएंगे तो सर इससे क्या होगा सर, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अरे यार माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो pH इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ 1/H प्लस। अब ये बताओ H प्लस का कंसेंट्रेशन तुम बढ़ा रहे हो तो ये नीचे है, तो pH क्या होगा मुन्ना, pH तुम बोलोगे सर डिक्रीज होगा, घटेगा। pH विल भी, मैं लिख देता हूं वर्ड में, pH विल डिक्रीज, pH विल DECREASE। समझ में आया? अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैंने पूरा आपको घुमा दिया। कैसे सर? सर डिसोसिएशन क्या होता है एक्सोथर्मिक, हालांकि इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ने से सर H प्लस और OH दोनों का कंसेंट्रेशन, अरे H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस का बढ़ने से सर pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, pH विल बी डिक्रीज। इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं NCERT एग्जाम्पलर। ये सारे क्वेश्चन आप NCERT एग्जाम्पलर लगाओगे तब तो पता चलेगा। NCERT एग्जाम्पलर थ्योरी में भी दिया गया है और आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं NCERT एग्जाम्पलर टॉपिक वाई क्यू कर लो भैया, सब चैनल पे मिल जाएगा। चलो बायोमोलिक्यूल, क्या ही कहना, बायोमोलिक्यूल, ठीक है मुन्ना, बायोमोलिक्यूल्स। आपको मैं बताऊं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, NCERT रीड करने के बाद मैंने जो नोट्स दिया उसको कर लो, A to Z क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल के मेरे नोट से मिल जाएंगे, आपको NCERT एग्जाम्पलर से मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना। क्या रहा है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है मुन्ना, प्रोटीन कैसे बनता है? तुम बोलोगे सर एमिनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। अरे हाँ या ना? अच्छा सर इसके सर 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर होता है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है मुन्ना, प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में लीनियर होता है। प्राइमरी में क्या होता है, लीनियर, अमीनो एसिड बस जुड़ता चला जाता है। सेकेंडरी में क्या होता है, हेलिकल फॉर्म बनता है। हेलिकल देखियो ना, हेलिकल देखियो ना मुन्ना रे, अरे हेलिकल नहीं देखियो, ये वाला समझ रहे हो, हेलिक्स जो बनता है, अरे ये वाला आप देखे होगे, ये वाला आप देखे होगे, ये क्या हो गया, हेलिक्स हो गया। ये हेलिकल फॉर्म, हेलिकल फॉर्म ऑफ बीटा प्लीटेड शीट, तो एक अल्फा होता है एक बीटा प्लीटेड शीट होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर में बन रहा होता है, ये हमारा NCERT में चीख चीख के देखोगे, ये हमारा बनता है सेकेंडरी कौन सा स्ट्रक्चर में। उसके बाद सर टर्सरी में क्या होता है सर, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकेंडरी में आंसर अपना आ गया, अल्फा सीट और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर सेकेंडरी में होता है। टर्सरी में क्या होता है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्वाटरनरी में तो पता ही नहीं चल पाता भैया प्रोटीन कहाँ है, किस शेप होता है प्रोटीन में, मतलब क्वाटरनरी में तो शेप ही मतलब गायब हो जाता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। NCERT बेस बायोमोलिक्यूल का मैं फिर कह रहा हूं बहुत ईजी क्वेश्चन। कह रहा है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज D4 कॉन्फिगरेशन। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना मुन्ना। देखो पहला कंपाउंड क्या है, गौर से देखो, FeO4, ठीक है मुन्ना, -4 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान से समझो, दूसरा है MnCN, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। यहां पर क्या है 3-, ठीक है जी। चलो 2 का निकालते हैं पहले, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, तो 3d6 होता है। अब यहां पर निकालो x -8 इक्वल टू -4, तो यानी x किस में है बेटा, ये +4 में है। तो अगर आयरन का मैं बोलूं तो 3d6 4s2 होता है, ठीक है मुन्ना। और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 यहां से 2 यहां से, तो क्या हो जाएगा, आयरन का क्या आ जाएगा, 3d4 आ जाएगा। समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया सर। तो हमसे पूछ क्या रहा था किस किस का, तो ए वाला तो आंसर सही है, ठीक है मुन्ना। अब देखो बी वाला, देखो बी वाला में देखेंगे सर, x माइनस का सर 4 इक्वल टू -3, तो x कितना आ गया मुन्ना, +1 आ गया। समझ में आया? तो यानी ये किसमें है, +1 में। अब देखो मैंगनीज किसमें होता है, एस्केडियम, टाइटेनियम, बेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एस्केडियम, टाइटेनियम, बेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। समझ में आया? तो सर ये होता है सर 3d5 और सर ये होता है 4s2। अच्छा मुन्ना सर ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो Mn सर हमको +1 में कैसे बनेगा, Mn +1 में कैसे बनेगा, Mn +1 में कैसे बनेगा, तुम बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो ये क्या बनेगा 3d, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा, अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा तो 3d6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। समझ में आया? ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और पेयरिंग हो जाएगा। अच्छा सर ये 2 चीजें समझ में आ गया, ठीक है सर। ए वाला तो सर नहीं हुआ, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। समझ में आया? मैंगनीज मतलब 3d5 4s2 और उसके बाद हमको सर एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। समझ में आया? अच्छा सर अगला देख लेते हैं, FeCN6 क्या है मुन्ना, ये d4 है क्या, एक बार चेक कर लो। 3d4 यहां पर -8, 4 × 2 -8, तो ये +4 में आ गया। तो +4 में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बिल्कुल। तो आंसर क्या कह रहा था, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 3d4 कॉन्फ़िगरेशन, तो ए आना चाहिए, ए के साथ बी आना चाहिए यार, ऑप्शन के हिसाब से ए के साथ तो बी आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं।
कोई क्वेश्चन में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कितना नंबर क्वेश्चन है? 59। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके 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 यार, यही तो मैं बोला ना, यहां पर मैं गलत लिखा था, यहां पर -2 है, यहां पर क्या मुन्ना? -2 है, ये -2। अब देखो, अरे यार वही चीज गलत था। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मुन्ना, जिंदगी है, ऐसे थोड़ा उटपटांग चीजें होती रहती है। तो यहां पर कितना में आ गया मुन्ना? ये ध्यान से समझो, ये कितना में आ गया? ये आ गया सर प्लस का, ये आ गया कितना? प्लस का 6 में। और +6 में जब आ गया तो अब आपको समझ में आ गया क्या सर? 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहां से, तो 3d4 टाइप का कन्फिग्रेशन आ जाएगा। किस टाइप का आ जाएगा? 3d4, 3d4 कह रहा हूं। 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो 6 यहां से, 2 यहां से, 3d2 टाइप का कन्फिग्रेशन। समझ में आया? तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, बी mn3 में है। अरे यार सब पता नहीं मैं गलत क्यों लिख रहा हूं, यहां पर ये 6 है। चलो मैं फिर से कर देता हूं, ठीक है मुन्ना? ध्यान से समझो, ध्यान से समझना मुन्ना, यहां पर क्या है? 6 है, ठीक है? तो x -6 इक्वल टू प्लस माइनस का 3, तो x कितना में है मुन्ना? +3 में। समझ में आया? तो सर यहां पर ये किस में आ गया? +3 में। तो mn +3 में कितना आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 यहां से, 2 तो ये +4। अरे क्या हो रहा है ना, वो एक्चुअली में थोड़ा मिस्टेक लिख दिया था, जिसकी वजह से वो आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, ठीक है? आप लोग कर लेना यार, समझ में तो आ गया ना। देखो बी वाला आ रहा है। अब देखो सेम सर एफी के लिए करो, तो मैं देखो तीसरा ऑप्शन करने के बाद आपसे आंसर पूछता हूं और आप बताना। यहां पर क्या है? एफी, तो यहां पर क्या आएगा? एफी +3 में आएगा। और एफी +3 में क्या आएगा? अभी मैं तुम्हें देखो 3d6, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3d5 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा अभी बी आ रहा था। उसके अलावा बी के अलावा यहां पर देख लो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इधर क्या हो जाएगा? 2x, यहां पर सर इंटू 0, सब 0 सॉरी माइनस में है। अरे यार इसके ऊपर माइनस है, तो -4 इक्वल टू 0, तो x कितना में है मुन्ना? +2 में। समझ में आया? x +2 में है, तो क्रोमियम +2 में कितना होता है? अब देख लो एस्केडियम, ये समझे ना कैसे निकाले? अरे ये नहीं समझ में आया क्या? यहां पर CH3 COO-, ये वाला हमारा क्या है? लिगेंड है। समझ में आया ना? तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है? माइनस आता है, वहीं पर -1 × 4, तो -4 आ गया है। अच्छा अब देखो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन देख रहे थे ना, डी वाला ऑप्शन देख रहे थे, तो डी वाला में क्रोमियम +2 में कितना आएगा? एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। बेटा यहाँ 3d4 आ जाएगा। तो बी और डी वाला हमारा आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। उसके अलावा कोई हमारा आंसर सही नहीं है, बी एंड डी विल बी करेक्ट। अरे कुछ नहीं करना था आपको, एटॉमिक नंबर याद होता, और ये सब चीज तो आप क्लास 12 लेवल पर सीख चुके हो। Na+4 में देख लो यार, निकल प्लस में, तो ये कितना हो गया? निकल +4 में। और निकल +4 में क्या होता है? एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। 3d8 होता है, 3d8 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, तो ये क्या होगा? 3d6। समझ में आया? एस से 2 इलेक्ट्रॉन और उससे चला गया, तो आंसर अपना आ गया भैया। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था मेरे मुन्ना, कोई घबराना मत, समझ रहे हो? आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन वाला था। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन? देखो क्या होता है, हम रटते उठते नहीं है भैया, हम तो कहते हैं dx/dt। ये रेट किसके बराबर होता है? तुम बोलोगे सर k और x की पावर सर डिपेंड करता है कौन सा ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ 1 लिखते, सेकंड ऑर्डर होता 2 लिखते, जीरो ऑर्डर है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अरे हाँ या ना? तुम बोलोगे सर यहाँ पर अगर हम बोलेंगे dx/dt, dx/dt ये क्या हो जाएगा सर? ये k के बराबर हो जाएगा। अरे रेट लॉ हम यही तो लिखते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में, रेट लॉ इंटीग्रेटेड फॉर्म में यही तो लिखते हैं मुन्ना। अरे नहीं लिखते हैं? अरे बता ही दो ना। हाँ बिल्कुल सर यही लिखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा मुन्ना? dx = आ जाएगा सर k dt। अरे समझ में आया? सर इंटीग्रेशन करते हैं सर, जब टाइम 0 था तो सर x0 था, ठीक है, और जब सब टाइम t हुआ तो सर ये xt आ गया। ये बेसिक जो फॉर्मूला आप करते हो, तो यहाँ क्या आ गया? xt का कंसंट्रेशन माइनस, ठीक है मुन्ना, इस माइनस को हम क्या कर रहे हैं? इस माइनस को हम यहां से और इस माइनस को इधर भेज दिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिए। x0 माइनस x0 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का kt। समझ में आया? तो यहां से क्या आ जाएगा? xt बराबर अगर बोलूं तो ये क्या आ गया सर? x0 माइनस का kt। समझ में आया? ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का भैया रेट लॉ होता है, इसके हिसाब से ये डिक्रीज करेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, तो सर रेट लॉ dx/dt क्या है? ये हमारा क्या होता है मुन्ना? ये वाला चीज क्या होता है? ध्यान से समझना, ये वाला चीज क्या होता है? ये जो चीज लिखा हूं ना, चलो मैं इसको कट ही कर देता हूं, ये मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो चीज होता है ना, ये dx/dt, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं? रेट। अरे किसी चीज का रेट मतलब टाइम से डिवाइड तो करते हैं, समझ रहे हो? और कंसंट्रेशन क्या होता है? यहां जो xt है ये क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। समझ में आया? तो कंसंट्रेशन देखोगे तो y = अगर इस ग्राफ को गौर से करोगे तो y = ये क्या है? mx
और माइनस का इधर सी, तो एम एक्स माइनस सी, यानी स्लोप क्या है, निगेटिव। कंसंट्रेशन क्या होता है, रिएक्शन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, कहीं पर है ऐसा रिएक्शन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है क्या, रेट डिक्रीज कर रहा है, नहीं भैया रेट तो कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट नहीं भैया, रेट कांस्टेंट टाइम के साथ नहीं भैया, ये भी गलत हो गया, रेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, अपना आंसर विल बी फोर्थ विल बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको पूरा यार जीरो ऑर्डर का करके दिखा दिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर 1 लिख दो, मैथमेटिक्स वाले बच्चों इंटीग्रेट करके यहाँ पर जो भी पूछेगा इसको रेट बोलते हैं और इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है आप देख लो, रिएक्शन कंसंट्रेशन बोल दो या कंसंट्रेशन बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने पूरा फिल कराया है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरा एक बार जाके यार आप एग्जाम्पलर देखोगे आपको समझ में आएगा मैं किस तरीका से मक्खन की तरह पढ़ाया हूं, जैसा मैं यहां बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ऑर्गेनिक का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, बट करना पड़ेगा। कह रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है सर हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्या है मुन्ना, क्लोरोबेंजीन है, अच्छी बात है सर, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है सर। इसका रिएक्शन करा रहे हो क्या, आपने दो चीजें लिया है, पहले क्या लिया है, गौर से देखोगे NaOH प्रेजेंस ऑफ 623, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं 12th का एनसीईआरटी कर लो मुन्ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दूसरा H+ क्यों, क्योंकि ओ अरे यार बाद में फिनॉल बनाने के लिए फिर से, तो इसको बोलते हैं डॉज प्रोसेस, क्या बोलते हैं मुन्ना, डॉज प्रोसेस, पढ़ के रखे होगे। तो डॉज प्रोसेस में क्या बनता है सर, यहां पर बन जाता है फिनॉल, क्या बन जाता है मुन्ना, फिनॉल, क्या बन जाता है मुन्ना, फिनॉल। अरे समझ में आया, फिनॉल का रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ करा रहे हो, एनसीईआरटी में दिया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, जाके चेक कर लो। पाराक्विनोन बनाता है, पैराबेंजोक्विनोन बनाता है, ध्यान से समझो, और बेस में हम यहां पर H2SO4 लिए, तो ये वाला जो कंपाउंड बनता है ना मुन्ना, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है, Na2Cr2O7 प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये पैराबेंजोक्विनोन बना लेता है। तो आपको आंसर में पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, डिटो जो बच्चा एनसीईआरटी 12th का बोर्ड भी करके गया होगा और एनसीईआरटी को कायदे से किया होगा उसको बन गया होगा, पैराबेंजोक्विनोन है और हमारा पहला फिनॉल है। दूसरा, फॉर अ गिवन सेल, कह रहा है किसी सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलॉटेड विल बी n², टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितना होता है n², अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे तो बिल्कुल सही बात, n² के बराबर होता है। फॉर अ सेल, मैं आपको बोल रखा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल दो या एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा 4 क्वांटम नंबर है, कौन सा क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर है, कौन कौन सा क्वांटम नंबर है सर, पहला है भैया, आप बताना, मैं लिख रहा हूं 4 क्वांटम नंबर है, पहला कौन सा क्वांटम नंबर होगा, जल्दी से बताना, 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, समझ रहे हो, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन। मैंने सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत डिटेल तरीका से पता रखा है, ये दिखाता है मुन्ना सेल, ये दिखाता है मुन्ना सब सेल, ये दिखाता है मुन्ना ऑर्बिटल, ये दिखाता है मुन्ना इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करता है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग कैसे होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको डिटेल तरीका से पता होना चाहिए। दूसरा कह रहा है फॉर एनी सबसेल, अब देखो अगर इसको कैसे होता है, इसको दिनाते हैं भैया एन से, इसको एन से, इसको एल से, इसको एस से, इसको एन से, और इसको अरे यार एन एल एम, ठीक है, और इसको दिखाते हैं भैया एम एस बोल दो, स्पिन क्वांटम नंबर को कोई एम एस भी बोल देता है, यहां पर एम एल बोल देता है, कोई एम एस बोल देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एन की वैल्यू एल के बराबर होता है, L-1 के बराबर होता है, ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको पता होगा। उसके अलावा एम एल की वैल्यू बोलो तो ये -L2 + L होता है, इंक्लूडिंग जीरो, और जो टोटल ऑल वैल्यू होता है वो टोटल एम एल की वैल्यू कितना होता है 2L+1, ये सब पता होगा। अरे मुन्ना तुमको, मुझे पता है ना, ये आपको क्या होगा, पता होगा। अरे हाँ या ना, ये क्या आ गया भाई, चले जाओ, ये क्या आ रहा है, हट जा भाई, अच्छा टाइमर हमारा आ रहा है, हट जा भाई, इसको हटाते, एग्जिट करो, ठीक है, यहाँ से एग्जिट करो, ठीक है, वो हट जाएगा यार, हटेगा कैसे, हटेगा कैसे, क्रॉप कर दो, टाइमर नहीं चाहिए, एक बार और क्लिक करो, ठीक है, देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल एल 2L+1 और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यार ये चीज़ दिक्कत कर रहा है, मोर करो, एग्जिट कहाँ से आएगा, अगला क्वेश्चन पे आएगा, नहीं, मेन्यू डिस्प्ले कर दो, रुक जा भाई, हाँ यार ये हट के ना रहा है, क्रॉप टाइमर मार्क, हाँ हट गया भाई, हट गया, चलो ये नहीं आओ, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद ना करना पड़े, क्लोज, फिर से आ गया, ओए ऐसे मत करो भाई, क्लोज करो ना,
इसको सिलेक्ट कर लो, क्लोज कर दो। रुक जाओ भाई, एक सेकंड दे दो, बस एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। चलो एनी हाउ, समझ में आया जो मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो आप यहां से करोगे, सॉल्व करोगे इसको। ये कौन सा क्वेश्चन पे आ गए? हाँ ये वाला क्वेश्चन थे ना। तो 2l+1 अपना टोटल वैल्यू होता है किसका, मतलब ms का वैल्यू होता है, समझ रहे हो। ml जो होता है हमारा, ml टोटल ऑर्बिटल जो होता है 2l+1। तो यहां पर तुम देखोगे पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, समझ रहे हो, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसका। इसको हटेगा नहीं तब तो कैसे होगा भैया, पीसी ये हट कैसे जाएगा, पता नहीं कहां से आ गया यार। हाँ अरे कुछ नहीं करना था यार, उसको बस नीचे करना था, ठीक है। चलो एनी हाउ, थोड़ा 2 मिनट लेट हुआ यार, 2x पे थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर देना, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, 1-2 मिनट मैंने आपका एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है फॉर एनी सबसेल पार्शियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल -L12, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों दोनों स्टेटमेंट अपना सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट, ठीक है। तो रिजिस्ट करते हैं, समझ में आ गया, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इलेक्ट्रोपोटेंशियल का, फिर कह रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जहां पे आपको ई सेल निकालना था। देखो यहां पर मैंने पहला सेल के लिए निकाल के रखा है, देखो यहां पर Zn से Zn2+, हमको क्या देखा है Zn2+ से, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ई नॉट सेल निकालना है, आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है डेल्टा जी क्या होना चाहिए, मोस्ट निगेटिव। तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है सर, NF ई नॉट सेल। अच्छा सर अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो सर अगर डेल्टा जी, अगर हमको डेल्टा जी निगेटिव करना है तो बोलूंगा सर ई नॉट जो सेल होना है ना मुन्ना, उसको क्या कर दो लार्ज पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव हो गया भाई डेल्टा जी, क्योंकि माइनस है ना पीछे लगा हुआ, अरे नहीं समझ में आ रहा है, तो उतना बड़ा वैल्यू आएगा, हाँ या ना। तो बस हमको चेक कर लो ये चारों ऑप्शन में, मैंने यहां पर आपको चारों ऑप्शन के लिए डेल्टा जी आपको निकाल के दिखा दिया है। अरे कुछ नहीं यार, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहां से आप देखोगे चारों ऑप्शन में पहला वाला ही ऑप्शन है जिसमें ई नॉट सेल सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी ई नॉट सेल सबसे ज्यादा, मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ सर, ये वाला वैल्यू सबसे पॉजिटिव, निगेटिव है तो सर पॉजिटिव वैल्यू को सबसे पीछे निगेटिव लगा दो तो सर सबसे बड़ा निगेटिव वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल, बस क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन, हमको कह रहा है कार्बन एटम। जैसे जैसे मुन्ना तुम कार्बन एटम बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सही बात है। जनरल में आपको ऑर्डर लिख दिया हूं, ये काम की चीज है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना मुन्ना, 2-3 स्टार बना लो, ये फिर अप्रैल एटम पे आएगा, मैं बता रहा हूं। तो कह रहा है अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो तो सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग होता है, मतलब किसमें, अल्कोहल और एसिड में, उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग डायपोल किसमें, एल्डिहाइड कीटोन में, उसके बाद होता है ROR ईथर और एल्केन नॉन पोलर होता है। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाओगे वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पहला ऑप्शन सही दिया रखा है। दूसरा क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर देन अदर क्लासेज ऑफ सच, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या मुन्ना, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट आर बिल्कुल सही बात दिया हुआ, करेक्ट दिया हुआ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपके क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी में दिया है, हालांकि ये चीज नोट डाउन कर लेना जो मैं यहां लिखाया हूं, इसके ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो आपके अप्रैल अटेम्प्ट पे यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं स्टार बना लिया हूं अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भैया इसको बहुत कायदे से कर लीजिएगा, आने की चांसेज है। अगला क्वेश्चन, सॉल्ट एनालिसिस का प्यारा क्वेश्चन आया है यार। कह रहा है, आपको मैं बताते चलूं कि अगर सेकंड पीरियड का, क्या बोल रहा हूं, अगर सेकंड पीरियड का मैं आपको एलिमेंट बताऊं तो सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सल्फाइड जो होते हैं सॉल्युबल होता है किसमें, HNO3 में, एक्सेप्ट क्या बोलूं, एक्सेप्ट HGS, एक्सेप्ट क्या बोलूं, HGS। HGS जो होता है हाइड्रोगैरम सल्फाइड, ये हमारा सॉल्युबल नहीं होता है HNO3 में, इसके अलावा सारे होते हैं। सर सॉल्ट एनालिसिस का पढ़ना पड़ेगा, मैं आपके लिए हूं, आपको बोला ना NCERT का जितना इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, अगर चाहते हो एक वीडियो में बता दिया, आप कमेंट में लिख के जाना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां पर क्या होता है मुन्ना, आपको बता दिया, हिंट तो दे दिया, ये होता है लेड सल्फाइड। PBS को जब HNO3 में ऐड करोगे, कैसे पता चला सर लेड सल्फाइड होगा, और कोई सल्फाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको ये रूल पता है मुन्ना, और इसके अलावा यहां पर लेड नाइट्रेट बनाया है। H2SO4 में क्या बनाएगा भैया, लेड सल्फेट का व्हाइट PPT बनाएगा। लेड सल्फेट का कैसा PPT बनाएगा मुन्ना, व्हाइट PPT। लेड सल्फेट का व्हाइट PPT बनाएगा, इसी व्हाइट PPT को जब अमोनियम एसीटेट में पास कराओ और सॉल्वेंट एसिटिक एसिड ले लो K2Cr2 में, तो ये बनाता है PbCrO4 का येलो PPT बना लेता है। PbCrO4 का क्या बना लेता है, येलो PPT। तो कहीं पर आंसर है PbS, PbSO4 और PbCrO3, बिल्कुल सर सेकंड विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये सॉल्ट एनालिसिस का एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन। सॉल्ट एनालिसिस में आपको सारे की सारी सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए, कौन किसमें सॉल्युबल है, और छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो हमारा लैबोरेटरी, जो एनसीईआरटी का लैबोरेटरी दिया वो वाला चीज पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने भैया, ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन को बताऊंगा, आप लोग बताओगे इसका पूरा आंसर, क्यों, क्योंकि इजी है। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, आपको ऐसे करके एक कंपाउंड बना दिया, बहुत इजी है रे, बहुत इजी है। ओजोनोलाइसिस, बेंजीन रिंग को तोड़ो, मतलब जो डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ो और कुछ मत करो, वहां पे क्या करो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड G का दो। अब देखो मेरे भाई ध्यान ध्यान से समझो, सर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर O इधर O,
सर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर ओ इधर हो। अब देख यहां पर पहला कार्बन का चेन देख, यहां पर CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH, और यहां पर डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो। और फिर ये नीचे से आएगा तो देखो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, CH3, CH2, CH2, 2 CH2 होना चाहिए, समझ रहे हो, 2 CH2 होना चाहिए। कितना सबसे पहले CH3 साइड में होना चाहिए, अब उसके साथ क्या होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, इसको बस ऑप्शन आपको मिलाना है। देखो ये कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देख लो मेरे मुन्ना भाई, देख लो मेरे मुन्ना भाई कैसे बनेगा। बस आपको कार्बन कार्बन गिनना है यार। C डबल बॉन्ड O, इधर इधर, यहां पर O, देख लो मुन्ना भाई, बताते चलना, ये वाला, ठीक है। और फिर इधर आया, अरे यार ये आ गया, फिर ये इधर आया। चलो थोड़ा और हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करके बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, ठीक है मुन्ना, ये इधर आया, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इधर को गया, ये इधर को गया, और ये इधर को गया, ये इधर को आया, इधर को आया, एक ऊपर और जाएगा, फिर डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है, एक ऊपर और गया, फिर डबल बॉन्ड O। बस तुमको यार ये स्ट्रक्चर देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो लास्ट वाले में CHO होना चाहिए, लास्ट वाले में CHO होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद CH2 ग्रुप होना चाहिए, CH2 ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद दो CH2 वाला ग्रुप होना चाहिए, CH2 वाला 2 ग्रुप होना चाहिए। कहीं पर है लास्ट में CHO होगा और CH2 वाला 2 ग्रुप। देखो यहां पर इस वाले ऑप्शन को देखना, इस वाले ऑप्शन को देखना गौर से मुन्ना। यहां पर CHO है, CH2, फिर उसके बाद CO, फिर उसके बाद सर एक CH2, और उसके बाद सर C6H5 ये वाला मिथाइल, फिर उसके बाद सर एक खाली, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बगल में CHO। यानी सर ये किसका मिल रहा है, पहला का, तो ये ऑप्शन मिल गया। देखो भैया पहला का थर्ड कहीं ऐसा ऑप्शन, यानी ये और ये कट गया। अब उसके बाद B वाला सेकंड वाला देख लो यार, सेकंड वाला में कुछ नहीं करना है सर, मैंने एक करके आपको दिखा दिया डिटेल में, ये पहला वाला। अब आप उसी तरीका से सारे कर लोगे। मैं देखो यहां पर दिखाता हूं, ध्यान से समझना। सर यहां टूटेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सर यहां टूटेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है मुन्ना। अब देखो यहां पर कार्बन नंबरिंग करो, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 2, तो दूसरे पर क्या होगा, अगर 1 2 3 नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, अभी तो हम समझने के लिए या UPSC वाला नंबरिंग नहीं है। 8 इधर 9, इधर क्या आ गया 10, समझ में आया। अब देखो जब मैंने ये किया 10 कार्बन, अब 10 कार्बन में CH3 होना चाहिए, एक तरफ क्या होना चाहिए मुन्ना, CH3, उसके बगल में C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो। और उसके बाद एक यहां पर देखो, यहां पर देखो गौर से देखो कि मुन्ना, एक CH3 C डबल बॉन्ड O, एक छोड़ के फिर C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक छोड़ के CH3 C डबल बॉन्ड O, एक छोड़ के CH3 गौर से देखो, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। दिखा तुमको, CH3 लास्ट में होना चाहिए। तो यार या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, समझ रहे हो। अब ये तो बन ही नहीं सकता, यहां पर CHO है। अब देखो यहां पर गौर से देखो, यहां पर CH3 है, फिर C डबल बॉन्ड O है, इधर फिर CH2 है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, बिल्कुल दिख गया सर। इसका ये आ गया फोर्थ। आपको बस देखना है यार, कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड का फोर्थ आंसर विल बी ए बी आवर करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा फिर से यहां पर क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ोगे, नंबरिंग किधर से तरफ कर लोगे, तो आपको यहां ध्यान रखना, इधर से जिस तरफ से नंबरिंग किया है मैच कर लो। तो ओजोनोलाइसिस का बहुत इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा शांत दिमाग से करने वाला। हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, डबल बॉन्ड O को तोड़ो और थोड़ा सा पेशेंस रख के करो, आसानी से बन जाएगा। घबराओगे तो गड़बड़ होगा, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NAR का क्वेश्चन है। क्या बोलूं भैया, NAR का आपको 2 बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है। अगर मैं बोल दूं R C डबल बॉन्ड O, अगर R यहां पर मुन्ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल 2 तरीका से अटैक करता है, ध्यान से समझो। ये जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो क्या होना चाहिए, ये R वाला लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस, लेस एस्टेरिक क्या होना चाहिए, हिंड्रेंस होना चाहिए। लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो क्या होगा, अच्छे से NAR होगा, समझ रहे हो। गुड NAR के लिए, किसके लिए, गुड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, लेस एस्टेरिक हिंड्रेंस। उसके बाद पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव ऑन कार्बन क्या होना चाहिए मुन्ना, मोर होना चाहिए। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर और लगा तो ये पर क्या आ जाता है, डेल निगेटिव। इस पे क्या आएगा भैया, ये खींचेगा ना, तो डेल निगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव मुन्ना, उतना ज्यादा NAR के लिए अटैक करेगा, समझ रहे हो। तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए, आपको पता होता है। अब देखो यहां पर ये कंडीशन का, इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर ये दोनों छोटे ग्रुप है,
यहां पर ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों छोटे ग्रुप है। K इज अराउंड टू 2 to 28। अब सर ये डाटा कहां से याद होना चाहिए? आपको बता रहा है कि अगर ये छोटे ग्रुप होगा लेस हिस्टेरिक इंटर तो K की वैल्यू ज्यादा होता है। सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है इन द केस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के केस में दो चीजें होता है। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड क्या होता है? CCl3.CHO लिखा है। इस केस में अगर आपको पता हो, जैसे ही हाइड्रेशन कराएगा मुन्ना, आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे ही हाइड्रेशन कराएगा देखना, देखना इधर, इधर HCl, इधर HCl, इधर HCl। हाइड्रेशन कराने के बाद इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा O, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा O, इधर हो जाएगा H। इसके बीच में क्या है मुन्ना? अरे ध्यान से देखो, अरे कुछ कुछ दिखा सर, अरे सर हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सर। Cl का हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH के साथ, और उसके अलावा सर जो ये CCl3 है सर, ये खींच रहा है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इस दोनों की वजह से सर ये बहुत अच्छा स्टेबल होता है, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण माइनस आई इफेक्ट लगाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दोनों के कारण इसका K क्या होता है? ज्यादा होता है। तो दूसरा भी ऑप्शन हमारा क्या मुन्ना? सही है। तो कहीं ऐसा ऑप्शन है जहां पर A और B बोथ करेक्ट। ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, NCERT एग्जाम्पलर, फिर कह रहा हूं जाके देखोगे। हालांकि एग्जाम्पलर में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रू है, बिल्कुल सर, स्टेटमेंट ट्रू विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस मतलब सर हाइड्रेशन कराना है। सर क्या सॉल्वोलाइसिस? जैसे देखिए यानी SN1 चमकना चाहिए। SN1 के लिए क्या करते हैं? यहां से हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, यहां से हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, यहां से हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, यहां से हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ। अब देखो कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या है सर? यहां पर क्या है सर? ये 3 डिग्री है। यहां पर क्या है सर? ये 2 डिग्री प्लस रेजो है। अरे 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। यहां पर क्या है सर? 2 डिग्री है। अरे भयंकर वाला रेजोनेंस। अरे नहीं समझ में आ रहा है। 2 डिग्री प्लस मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, समझ रहे हो ना? भयंकर वाला दोनों तरफ रेजोनेंस। यहां पर क्या है सर? ये ओनली 2 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, समझ रहे हो? तो अब आप आंसर देख लो यार, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा C का, फिर उसके बाद किसका हो जाएगा? B का, उसके बाद किसका हो जाएगा? A का, और सबसे कम D का। देख लो, देख लो भैया, कहीं और ऑप्शन दिख रहा है? CBAD, हमको तो दिख गया। सेकंड विल बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। SN1 का यार रेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सीधे हम देख लिए। GOC बार बार कह रहा हूं, मैं कई बार बोल रहा हूं, देखो मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। GOC करके जाना, आपको मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को मिला दो इसमें, तो 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे किसी भी शिफ्ट में। ये क्वेश्चन यार बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है? कंसीडर द बाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड, कंपोनेंट दिया हुआ 1 and 2, जिसका x1 दिया हुआ है वेपर मतलब लिक्विड फेज में, और y1 दिया हुआ है वेपर फेज में। ठीक है, अब हमको 1/x1 हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हमको ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में कह रहा है 1/x1 वर्सेस 1/y1 का क्या बना दो? ग्राफ बता दो। तो ये अगर इसको मैं बोल देता हूं y एक्सिस, तो ये x वर्सेस y का ग्राफ बनाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मुन्ना? अब हम कैसे बनाए सर? सर कहानी कैसे आएगा? देखो PT बराबर होता है PT इंटू पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज। ये कौन बोलता है? डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या बोलता है सर? किसी भी अगर वेपर फेज में कोई हमारा सॉल्यूट पार्टिकल हो, सॉल्वेंट पार्टिकल हो, तो उसका सर पार्शियल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, यही बोलता है डाल्टन लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता है? प्योर कंपोनेंट में अरे यार PT जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, और मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्योर कंपोनेंट में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम पुट कर देते हैं। अरे समझ में आया? तो ये चीजें पता है सर, यहां से हम कुछ चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? ध्यान से समझना सर, हम PT को लिख सकते हैं सर क्या? P1x1 प्लस P2x2। अरे यार, अरे नहीं बोलोगे? अरे बोलो ना हाँ सर, बिल्कुल सर। तो सर यहां से हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं क्या? कि अगर मैं आपको बोलूं मुन्ना PT अपॉन x1 अरे इक्वल टू सर क्या? P1 नॉट अपॉन सर क्या लिख दूं? तो सर बोल दोगे अरे मुन्ना y1। इसमें कोई डाउट है? अरे इसको मैंने रीअरेंज किया है। अच्छा सर, सर P1 नॉट y1 इक्वल टू PT को क्या लिखे थे सर? P1 नॉट x1। अच्छा सर, P2 को रहने देते हैं सर, और x2 को, अरे यार ये भी तुमको पता होगा, 1 मतलब x1 प्लस x2 दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? 1 के बराबर हो जाता है। अभी बताया था। तो इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस क्या? x1 डिवाइड बाय क्या सर? यहां पर आ गया क्या मुन्ना? यहां पर आ गया सर क्या? इसको लिखे थे ना यहां पर x1। समझ में आया? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, घबरा क्यों रहे हो? इसी चीज को PT को मैंने यहां लिखा है। अब देख मेरे भाई, देख इसको मैं यहां ले आ रहा हूं, फिर से देखना। P नॉट 1 y1 इक्वल टू, इसको डिवाइड मार तो ये क्या आ जाएगा? P1 नॉट, इधर डिवाइड मारिए क्या आ जाएगा सर? प्लस P2 नॉट है ना, P2 नॉट डिवाइड बाय इधर x1, इसको डिवाइड मार तो क्या हो जाएगा? माइनस P2 नॉट, और x1 से x1 कट गया। मतलब सर हमको किस किस के बीच में चाहिए? 1/x1। ठीक है मुन्ना, 1/x1। तो तुम देखो यहां पर गौर से देखो, यहां पर गौर से देखो, तुम सब्जेक्ट बना लो 1/x1 और 1/y1। x वर्सेज y का ग्राफ बनाऊंगा, तो मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूं।
P1 नॉट Y1, समझ में आया, P1 नॉट माइनस Y1। अब देख मेरे भाई, इसको इधर लाता हूं, इसको ये क्या हो जाएगा, प्लस का ये P2 नॉट माइनस प्लस का P1 नॉट इक्वल टू P2 नॉट डिवाइड बाय X1 नॉट। इसके बाद मुझे एक बार और दो, मैं क्या करता हूं, इस P2 नॉट को इधर लाता हूं, डिवाइड करता हूं होल में, तो क्या आ जाएगा, P1 नॉट डिवाइड बाय P2 नॉट इंटू 1 बाय Y1 प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइड बाय P2 नॉट इक्वल टू 1 बाय X1। तो ये जो चीज था मेरे को मुन्ना, ध्यान से देखो, जो ये चीज जो मैं लिखा हूं ना, अब आपको चमका होगा, 1 बाय Y1 1 बाय X1, यही निकालना था, 1 बाय X1 1 बाय Y1। तो इसको क्या लिखोगे, अगर इसको बोल देते हो Y, तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखो, ये हो जाएगा mx और ये क्या हो जाएगा प्लस का c। तो c कंपोनेंट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइड बाय P2 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट डिवाइड बाय P2 नॉट, ठीक है। और हमारा सर x क्या है सर, स्लोप क्या है सर, तो P2 नॉट P1 नॉट माइनस P2 नॉट, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, और यहां पर P2 नॉट, हमारा ऑप्शन पहला ही सही है, देख लो भैया, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट बाय P2 नॉट। तो भैया यही हमको ग्राफ कह रहा था, हमको कह रहा था स्लोप क्या होगा, स्लोप भैया ये वाला स्लोप हो गया, स्लोप, अरे यार यहां पर मैं उल्टा लिख दिया हूं, देखो ध्यान से समझो, ये वाला चीज क्या है मुन्ना, ये वाला चीज स्लोप है, तो इसको बोल दो m और ये x, y इक्वल टू mx प्लस c। हमको ग्राफ भी पूछता, ग्राफ भी बता देता, बस इसमें क्या था, एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है ना, उसको कैसे इंटरचेंज कर सकते हो वो लिखने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप अगर प्रैक्टिस करके जाओगे क्वेश्चन कर ले जाओगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसको देख के कमेंट में प्लीज प्लीज ये लिख के जाना, MAPGP, नहीं सॉरी, मैं अभी ये वाला नहीं, ये वाला तुमसे पूछूंगा कमेंट सेक्शन में। DBCOY, किस किस बच्चों को ये याद है, किस किस बच्चों को ये याद है, प्लीज यार कमेंट में बताना, लिखना सर यस आपको याद है, यस सर। आपने दो चीजें मैंने बताया है, क्या बताया है, 10-10 मिनट का मैंने 10 वीडियो रिकॉर्ड किया था, बोला था इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहां पे मैंने ट्रिक बताया था, 2 ट्रिक, मैग्नेट के लिए, पर मैग्नेट के लिए एक ट्रिक, क्रोमेट डाइक्रोमेट के लिए दूसरा ट्रिक। देखना कितना मजेदार ट्रिक है, कितना मजेदार ट्रिक है। सर ये क्या है, सर ये है डाइक्रोमेट। ये क्या है, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या में कन्वर्ट हो जाता है सर, क्रोमेट में। कलर क्या हो जाता है सर, ऑरेंज। ऑरेंज से कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, येलो में। ओ वाओ, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है। ये मैं बता रखा हूं ट्रिक। अगर उसका उल्टा चले, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, कलर ऑरेंज से येलो हो जाएगा। उसी तरीका से मैंने दूसरा ट्रिक बताया था, MAPGP वाला। मैग्नेट एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, कलर ग्रीन से पिंक हो जाता है। अरे गरीबों, जाके देख लेना मेरे चैनल पे DNF ब्लॉक, मैं आपको इतना शानदार कराया हूं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा। ये क्या है सर, अरे दिख रहा है डाइक्रोमेट है। सर कौन सा मीडियम है सर, OH है, मतलब बेसिक मीडियम है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, क्रोमेट में। कहीं दिख गया सर, क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। सर फिर से एसिडिक लिए, तो सर एसिडिक मीडियम में क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, डाइक्रोमेट में। देख लो मुन्ना, मैं आपको क्या बोलूं यार, ये जो ट्रिक है ना, ये कहीं और का नहीं, शशि सर का ट्रिक है मुन्ना, शशि सर का ट्रिक है। जो बच्चा मेरे से पढ़ रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज या फिर 10 मिनट रिवीजन केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज में रखा हूं, जिसमें 10 वीडियो आप जाके देखना। मैं दोनों बताया हूं। कमेंट में मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में बताना मैग्नेट और पर मैग्नेट के लिए क्या ट्रिक है जो मैं आपको पढ़ा रखा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर DNF ब्लॉक आप नहीं देखो, प्लीज जाके देख लेना, और आप वो ट्रिक मिस करोगे। अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएंगे, अप्रैल में क्वेश्चन आएंगे मुन्ना, यहां पर किस में, अप्रैल में। किसके लिए, मैग्नेट एंड पर मैंगनेट के लिए कैसे कन्वर्जन होता है एसिडिक बेसिक में, मैंने दोनों बता के रखा है, आप कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन आता है भैया बॉर्न-हैवर साइकिल का। बॉर्न-हैवर साइकिल में आपको क्या कह रहा है कि आपको ये बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, उसके बाद आपको कह रहा था हमको ये बताओ कि X2 एक डायटोमिक गैस है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ। तो मुन्ना X2 डायटोमिक गैस है, इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, टूट के एटम बनेगा। अरे इसी के लिए निकालना है, और इसके लिए तुम अगर निकालोगे ना तो तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम ये इक्वेशन को मैं मान लिया हूं 1 2 3 4 5, तुम सारे को ऐड करोगे तो इसके लिए जो डेल्टा H आएगा ना इंथैल्पी, वो डेल्टा H इंथैल्पी 100 किलो जूल आएगा। सर आपको कैसे
से पता, आप भगवान हो क्या भैया? ये प्लस माइनस कर लो कैसे, 1 से 2 को माइनस करो, 2 से 3 को माइनस करो, 1 से 2 को माइनस करोगे कट जाएगा, माइनस मतलब रिएक्शन पलट के ऐड करो, और जहां पर प्लस लिखा है उसको सीधे ऐड कर दो, ऐड करोगे फाइनल रिएक्शन तुमको यही पर मिलेगा, यही वाला फाइनल रिएक्शन मिलेगा, समझ रहे हो? और यही हमारा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था, X2 का पूछ रहा था। X2 गैसियस के लिए कितना मोल हो जाएगा भैया? 2 इंटू एक्स एटम। अगर इसके लिए हमारा डेल्टा H 100 आया है तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 200 किलो जूल पर मोल। सर आपको कैसे पता? मैं फिर वही बोल रहा हूं बेटा, मैं सॉल्व करके आता हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल यही बचेंगे। फिर भी डाउट होता आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में आंसर बताना सही लिखा हूं कि नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हेन 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ध्यान से समझेंगे, एल्युमिनियम है, इसको ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, ठीक है मुन्ना? ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो हमको क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा। हमको ये पता होता है यार, बेसिक रिएक्शन है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिखा, यहां पर मुन्ना 3 लिख दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 क्यों लिख रहे हो? ठीक है, यहां पर 3 लिखो तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, यहां पर 2 लिख दो, यहां पर 4 लिख दो। रिएक्शन बैलेंस करना था, मैंने बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 81 ग्राम एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का कितना ग्राम निकल गया? 81। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो मोल कितना निकल गया मुन्ना? ये 3 मोल निकल गया। अरे 27 3 जा। सर ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है मास? 128। 128 डिवाइड बाय 6 करोगे कितना आ जाएगा? 16 7 जा कितना जाता है? 8 मोल। इसका कितना आ जाएगा? 8 मोल। अरे मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 8, 8 8 6 48 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। समझ रहे हो? ये 8 जा गया, समझ रहे हो? 8 जा गया तो इसके 8 मोल आ गया। क्लियर? अच्छा सर, अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसके बेसिस पे इसके मोल से निकालने जाऊं इसका मोल? मोल से मास निकल जाएगा। अरे मास पूछ रहा है। अब देखो इसमें हमको क्वेश्चन में ये एलआर का क्वेश्चन है। एलआर मतलब लिमिटिंग, एलआर मतलब लिमिटिंग, एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। देखो मुन्ना, अब एक बात बताओ, 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड, कितना मोल चाहिए? 3 मोल तुमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अरे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, अरे हाँ या ना मुन्ना? बिल्कुल सर। तो अगर मेरे मुन्ना, अगर इसके 3 मोल अगर मैं लेता हूं, 3 मोल ऑफ एल्युमिनियम, तो 3 मोल एल्युमिनियम के लिए कितना चाहिए? तुम बोलोगे सर 1 मोल के लिए हो जाएगा 3/4, तो 3 मोल के लिए हो जाएगा सर 9/4, यानी कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.12 2.225। ये कितना आ जाएगा? इतना मोल क्या आना चाहिए सर? O2। और अपने पास O2 के कितना मोल है सर? 8 मोल है, यानी ये किस में है सर? ये किस में आ गया मुन्ना? समझ में आया? अरे चमका सर, ये आ गया सर एक्सिस में, और ये आ गया सर लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेसिकली इसके हिसाब से अब चलना पड़ेगा। तो बेसिकली अब आपको यह पता चल गया कि इसके हिसाब से चलेंगे तो 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम निकाइड 3 मोल, तो बेटा 3 मोल कितना चाहिए? 3 मोल कितना चाहिए? अब लिखोगे, फिर से मैं लिखूंगा 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम गिब्स, बोर्ड की तरह सिखा रहा हूं, गिब्स कितना मोल? 2 मोल क्या दे रहा है मुन्ना? Al2O3 दे रहा है। तो बेटा आपके क्वेश्चन में कितना मोल दे रखा था? अरे आपके क्वेश्चन में 81 ग्राम से 3 मोल आया था, तो 3 मोल ऑफ अगर मैं एल्युमिनियम लूंगा तो कितना वो मोल देगा Al2O3? तो सर अरे 4 मोल के लिए 2 मोल, तो 1 मोल के लिए आधा, तो 3 मोल के लिए 3/2, यानी क्या आएगा सर? 3/2 मोल ऑफ Al2O3। Al2O3 का मोल निकल गया। तो बेटा मास बराबर क्या आएगा? अरे मास बराबर क्या आएगा? अरे भैया मोल इनटू सर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। अरे यही तो फॉर्मूला होता है सर, अरे यही तो फॉर्मूला होता है सर। Al2O3 का मोलिकुलर मास नहीं निकाल लोगे तो सर मास कितना आ जाएगा? सर मोल बताओ कितना दिया है? मोल सर दिया है 3/2। कहां से सर निकाले हैं सर? अरे यार ये वाला चीज अभी तो निकाले हो, इनटू Al2O3। सर Al2O3 कितना निकलेगा सर? Al2O3 27 दूनी सर 54, और सर प्लस 16 3 48, तो ये कितना निकल गया सर? 100 कितना निकल गया भैया? 2, तो कितना आ गया? 51 51 3 जाए कितना आ गया? 5 मतलब कितना निकल गया मुन्ना? 5 3 जा 15, 153 ग्राम किसका आ गया? Al2O3 के मास। Al2O3 क्या आ गया? मास। समझ में आया? अरे नहीं आया? अरे नहीं आया तो बताओ, अरे नहीं आया तो बताओ। Al2O3 मास। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। जो बच्चा एक बार भी अगर गलती से कह रहा हूं, मतलब कल के गया होगा ना स्टोचियोमेट्री 10th लेवल का करके गया होगा ना, उसको ये क्वेश्चन बन गया होगा। समझ रहे हो? सो इजी। लिमिटिंग एजेंट कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। कौन खत्म होगा? जो खत्म होता है उसके बेसिस बनाते हैं। ये एक्सिस में बचा कितना बचेगा तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, अरे कुछ नहीं है भैया, यहां पर भी मोल और मास का क्वेश्चन है। कंप्लीट बर्न। अब देखो तुम एक बात बताओ, मोल दिया हुआ है, अब हमको मोलर मास मान लो। मोलर मास तुमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया।
मोलर मास तुमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और हमको मोल दे रखा है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कितना दे रखा है 0.01 मोल, तो तुमको मास आ जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल सर आ जाएगा, मास बराबर क्या होता है, अरे यार अभी तो सिखाया था फॉर्मूला, मोल इनटू सर, तो ये हमारा मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का आ गया। अच्छा सर हमको हाइड्रोजन कितना परसेंट कह रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन मैंने यहां से निकाल दूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन H कितना निकल जाएगा 0.01 इंटू एक्स इंटू सर 10%, हमको देखो ना क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है यार, देखो ध्यान से समझो, ये हमको क्या आ गया सर, मास ऑफ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अच्छा एक और डाटा दिया हुआ है, कंप्लीट कंबसन कह रहा है 0.9 ग्राम H2O, तो 9 ग्राम H2O एक बात बताओ 0.9 ग्राम H2O में मोल कितना निकल गया, तो तुम बोलोगे सर 0.9 ग्राम H2O में आप बोलोगे सर मोल कितना निकलेगा H2O का, इसमें निकलोगे मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O, तुम क्या निकलोगे गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना निकल गया, मोल निकल गया। अच्छा यहां पर हमको हाइड्रोजन का क्या निकल गया, मोल निकल गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या बोला, H2O का मोल निकल गया, H2O का मोल निकल गया मुन्ना, तो H2O का मोल कितना निकल गया मुन्ना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कितना निकल गया, इसको ये कट जाएगा यहां से 2, तो ये निकल गया सर 1/20, ये क्या निकल गया 1/20 क्या निकल गया, मोल निकल गया, किसका H2O का, H2O का मोल निकल जाएगा, तो भैया हम यहां से बोल सकेंगे H2O का मोल में हम यहां पर क्या बोल सकेंगे, मास ऑफ H कितना निकल जाएगा, अरे भैया गिवन मोल, अरे गिवन मोल में एक मोल में कितने सर एटम है सर, एक मोल में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो यहां पर ये 2 इंटू सर हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा, यानी ये मास निकल गया, दोनों मास को क्या कर दो मुन्ना बराबर पुट कर दो, अरे दोनों मास को क्या कर दो मुन्ना बराबर पुट कर दो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यहां से निकला है वही तो वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी यहां से निकल गया 1/10 निकल रहा है, समझ रहे हो, तो यहां पर मैं सीधे पुट करता हूं, यहां पर मैं सीधे पुट करता हूं मुन्ना क्या 1/10, अब इसको बस सॉल्व करना, ये 10 से 10 गया, ये 10 से 10 गया, यहां पर हो गया 100, तो x की वैल्यू कितना आ गया 100 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन यार, मैंने क्या किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास निकल गया, उसमें हाइड्रोजन का मास निकल गया, दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट था, दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट था कि दूसरा पार्ट 0.9 ग्राम में कितना मास ऑफ हाइड्रोजन है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो हाइड्रोजन निकला है, तो जो मास यहां होगा वही मास वहां होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंने मास लगा दिया, दोनों का मास को बराबर कर दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या कर दिया हूं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया हूं, समझ रहे हो, और फिर हमारा आंसर आ गया इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बहुत प्यारा रिएक्शन, पता नहीं यार संड में उसको अलग ही प्यार हुआ है, देखो ये Na2 प्रेजेंस ऑफ H2O क्या करेगा, ध्यान से समझो मुन्ना, ये क्या करेगा, यहां पर NH2 और यहां पर क्या है O, इधर है CH2 और इधर है CH3, इसको किसके साथ करा रहे हो मुन्ना, पहला रिएक्शन लियो Na2 प्रेजेंस ऑफ क्या है मुन्ना HCl है, और कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा यार, ये बना लिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बना लिया N2+ और ये Cl-, और यहां पर इस ग्रुप को टच भी नहीं करेगा क्योंकि मस्त ये बैठा हुआ पड़ा रहेगा। अब देखो फिनॉल के साथ करा रहा है रिएक्शन, यहां के साथ जो ये वाला रिएक्शन है ना मुन्ना, ये वही बच्चा कर पाएगा जो एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ा होगा, 100 बात की एक बात, ठीक है, और उसके बाद एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, दूसरा HCl प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा यार, ये N2 हटता है और ये अटैक कर देता है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ये यहां से हटता है और ये N2 इस पे अटैक कर देता है, तो ये क्या बनाएगा, ध्यान से समझो मुन्ना, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, इधर हो गया N डबल बॉन्ड N और इससे जुड़ा हुआ हमारा बेंजीन का वो वाला ग्रुप, बेंजीन का वो वाला ग्रुप, समझ रहे हो, इधर क्या है हमारा OH है, समझ रहे हो, और इधर क्या है OCH2 CH3, यहां तक तो बन गया। अब उसके बाद क्या करा रहे हो तुम, फिर NaOH के साथ बेस के साथ तो एसिडी का चुराएगा और CH3, अब देखो इसके बाद की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, एनसीईआरटी बेस था, कोई टफ नहीं था, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए, NaOH सेकेंड में क्या लिए CH3 CH2 और इधर Br। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कैसे पता चला सर, सर यहां पर OH माइनस हटेगा सर, ये माइनस आएगा और ये माइनस जाके सर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से खुलेगा, तो बेसिकली क्या होगा, एक बहुत लंबा सा कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को हम यहां बनाने जा रहे हैं, इस कंपाउंड को हम यहां बनाने जा रहे हैं, और कायदे से देखना फाइनल कंपाउंड को मैं यहां बनाने जा रहा हूं, देखो ऊपर क्या होगा, इधर हमारा है क्या एक बेंजीन ग्रुप है, इधर इसके साथ, अब देखो O के साथ क्या जुड़ जाएगा CH2, इधर क्या जुड़ जाएगा CH3, समझ रहे हो, और इधर क्या है N डबल बॉन्ड N, और इधर क्या है मुन्ना, ध्यान से समझो, हमारे पास एक ग्रुप है और इधर क्या जुड़ा हुआ है O CH2 CH3, ये हमारा क्या बन गया फाइनल
प्रोडक्ट, समझ रहे हो। और ये सब बस कुछ नहीं यार, रिएजेंट का खेल है, समझ रहे हो। फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझना, यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस हुआ है, यहाँ पर बेंजीन डाइजेनोसल, वैसे तो मैंने रिएक्शन लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कितना है, गौर से देखो सर। ये क्या है सर, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके अलावा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहीं है, कहीं नहीं है। इसके अलावा sp3 प्रोडक्ट कार्बन फॉर्म, प्रोडक्ट सी फॉर्म, मतलब sp3 कार्बन एटम पूछ रहा है, तो कितना निकल गया बेटा, 4 कार्बन एटम होगा, जो टोटल क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 कार्बन एटम। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। इसका भी आंसर मैंने बता दिया था, इसका आंसर क्या था 100, समझ रहे हो। पिछले वाले का आंसर क्या था बेटा, मैंने आपको सॉल्व कर किया था 153 ग्राम। उसके पिछले वाले का क्या आंसर था, मैंने आपको बोला था, यहां पर पूछ रहा था ना कुछ, x2 का कितना होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होगा, 200 जूल पर किलोग्राम। समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। देखो ये ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है। ओजोनोलाइसिस में मैं आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट बताता हूं। एल्किन टूटता है तो कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, और एल्काइन टूटता है तो कैसे। अगर RCH2, समझ रहे हो। चलो मैं कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा सीधे आपको, मैं आपको कैलकुलेशन कराता हूं। डबल बॉन्ड देखो आपको पता होना चाहिए, कह रहा है एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, ये ऑब्जॉर्व करता है 2 मोल क्या है भैया, 2 मोल क्या ऑब्जॉर्व करता है, हाइड्रोजन H2। तो मतलब इसमें कितना होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। ये बात समझ में आया, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इससे कैसे पता चला सर, यहां से आया। अच्छा ये जो कंपाउंड है, ओजोनोलाइसिस के बाद ये पूरी राम कहानी हमको दिया हुआ है, CH3 COO CH3 एंड CH3 COO OH, उसके अलावा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OOH। एक बात बता मेरे भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। तू बोला सर 2 हमारा पाई बॉन्ड होगा, तो सर एक कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है। अगर ये वाला कंपाउंड पकड़ू तो इसमें 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है। मैंने बोला देख तेरे को CH3 C डबल बॉन्ड O मत डाल, डबल बॉन्ड, इधर CH2 मुन्ना, इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड, इधर OH है तो OH को रहने दो, हाइड्रोलाइसिस करके ही बनता है। अब देखना यहां पर मैं H लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, CH3। अब देखो सर, अगर सर ये वाला ग्रुप को उल्टा पलट के हम लिखेंगे C, इधर हो गया CH3, इधर हो गया CH3, तो इसको ब्रेक करोगे मुन्ना, ध्यान से समझो, इसको ब्रेक करोगे यहां से, तो देखो ये कीटोन बन गया और ये वाला ग्रुप बन गया। अच्छा सर यहां पर अगर आप फिर से वही करोगे जो अभी आप ऊपर कर रहे थे, यहां पर सर C, यहां पर क्या किया मुन्ना C, और इधर क्या करो, इससे जुड़ा हुआ CH3, और बस अब कुछ नहीं, देखो 1 2 3, तो यहां पर आगे H और यहां पर आगे H। अब इसको अगर डिसोसिएट करोगे तो ये क्या होगा, पहले एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएगा, एसिड। तो बेसिकली यही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो X है यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब X में पूछ रहा है क्या, कितना हमारा सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं मुन्ना, 1 2, मैं देखो काउंट करता हूं, कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीका समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो देखो सीधे सीधे आ गया। अब देखो इस कार्बन से 3, तो 9 3 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। समझ में आया। अरे कैलकुलेशन करना है भैया, बस गिनना है। 27 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है टोटल इस वाले कंपाउंड में। ओजोनोलाइसिस आपको पता है। कैसे पता चला सर, ऊपर क्यों ये लिखे, क्योंकि हमको यहां पर दिया था 2 मोल H2, मतलब सर 2 पाई बॉन्ड होगा। सर 2 पाई बॉन्ड इसी वाले कंपाउंड में एक जगह प्रेजेंट है, इसमें तो एक ही दिख रहा है, इसमें एक ही दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड, उसमें बस चिपका दो दोनों वाला ग्रुप है। ऑक्सी ओजोनोलाइसिस करने के बाद आपको पता चल जाता है। भैया उम्मीद करते हैं आपको जो 25 क्वेश्चन था मैंने आपको पूरा मस्त तरीका से डिस्कस किया। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो गया, बट अगर आप 2x 1.5x पे देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अप्रैल अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं रिपीट होगा, आप गारंटी कर रहा हूं शिफ्ट में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पलर कर लीजिए, टॉप PYQ कर लीजिए। ये जो सीरीज है इसके सारे वीडियो अगर आप देख के जा रहे हो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर इसको आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप टेलीग्राम से जुड़ के ये PDF डाउनलोड कर लोगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, मैंने आपसे कुछ चीजें पूछा है, मैग्नेट पर मैग्नेट के लिए क्या ट्रिक है, उसके अलावा कुछ और चीजें पूछा हूं आपसे, मैग्नेट पर मैग्नेट के लिए कौन सा ट्रिक है। अगर आप नहीं जानते हो जाके एग्जाम्पलर DNF ब्लॉग का देख लेना, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था, इनऑर्गेनिक का अगर सारे रिएजेंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक साथ चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। 50+ लाइक और इस वीडियो पे 100+ अगर लाइक्स आएगा तो मैं डेफिनेटली वो सेशन लेके आऊंगा आपके लिए। मस्त तरीका से मेहनत करते रहिए, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके रखिए और अगले सेशन के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए अपना परिवार वालों को ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।